हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। आज हम लोग 6 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है। Two planets have masses m and 16m and their radii are a and 2a respectively. The separation between the centers of the planet is 10a. A body of mass small m is fired from the surface of the larger planet towards the smaller planet along the line joining their centers. For the body to be able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed needed is. तो इस तरह से ये सिचुएशन है। दो प्लैनेट्स हैं, मासेस और रेडियस दी हुई है उनकी, और सेंटर टू सेंटर सेपरेशन 10a दी हुई है। और जो बड़ा वाला प्लैनेट है उसके सरफेस से एक बॉडी को हमें फायर करके दूसरे वाले प्लैनेट तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए ताकि ये दूसरे प्लैनेट के सरफेस पर सेफली पहुंच जाए। तो अब इसमें मिनिमम स्पीड अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इस तरह का दो प्लैनेट का सिस्टम होगा। तो उनकी सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पर एक पॉइंट होता है नल पॉइंट, जहाँ पर फील्ड ज़ीरो होती है। फील्ड ज़ीरो का मतलब कि उस पॉइंट पर फोर्स भी ज़ीरो होगा। उस पॉइंट के राइट साइड में इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में इस वाले प्लैनेट का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो अगर हमारा ये जो बॉडी है ये उस नल पॉइंट तक जस्ट पहुंच जाए या नल पॉइंट को लिमिटिंग केस में जस्ट क्रॉस कर जाए तो फिर जो बॉडी होगी वो इसकी फील्ड में आ जाएगी और ये वाला प्लैनेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके सरफेस तक खींच लेगा। ठीक, तो मिनिमम स्पीड अगर कैलकुलेट करना है तो हमें इस पॉइंट को सिर्फ नल पॉइंट तक पहुंचाना है। उसके आगे वो जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नल पॉइंट कहाँ पर है, एंड देन मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट वेयर द नल पॉइंट इज। से दिस इज द नल पॉइंट। जो स्मॉलर प्लैनेट है उसके सेंटर से नल पॉइंट हमारा x डिस्टेंस पर है। देन बड़े वाले प्लैनेट के सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी 10a माइनस x। अब इस नल पॉइंट पर नेट फील्ड ज़ीरो होनी है। दैट मीन्स इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी। सो इसकी वजह से जो फील्ड होगी दैट विल बी g कैपिटल M अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है हमारी, अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू g 16m अपॉन 10a माइनस x होल स्क्वायर। g m ये दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, दिस बिकम्स 4 अपॉन 10a माइनस x। नाउ दिस इज 10a माइनस x इज इक्वल टू 4x। सो 5x इज इक्वल टू 10a, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2a। सो यहाँ से ये डिस्टेंस 2a है और यहाँ से ये डिस्टेंस फिर 8a हो जाएगी। ओके, सो इस पार्टिकल की यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है v और यहाँ पर उसकी स्पीड जस्ट पहुंच रहा है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। अब इस पूरी सिचुएशन के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करानी है। सो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में 3 पार्टिकल्स हैं, 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 प्लैनेट्स और एक ये बॉडी। अब यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पेयर्स निकालेंगे तो उसमें इनिशियली और फाइनली जो प्लैनेट की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियली एंड फाइनली सेम है। सो दोनों तरफ जब हम लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम इस बॉडी की इसके साथ और इसके साथ इनिशियली एंड फाइनली लिखेंगे। सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। देन इस बॉडी की इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज g 16m स्मॉल m अपॉन सेंटर से डिस्टेंस ये है 2a। और इस बॉडी की इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज g माइनस g कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M स्मॉल m। एंड इसकी सेपरेशन इसके सेंटर से ये पूरी 10a है, इसमें से 2a निकाल दिया, सो दिस इज 8a। सो g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 8a। एंड फाइनल एनर्जी जो होगी सिस्टम की वो क्या होगी? फाइनली ये बॉडी यहाँ पर होगी तो अब वहाँ पे जस्ट पहुँच रही, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और ये बॉडी जब यहाँ पर है तो इसके साथ जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस g कैपिटल M, दिस इज 16m, 16 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन
ये डिस्टेंस हमारी है 8a, सो दिस इज 8a एंड देन माइनस अगेन यहाँ पर बॉडी है, इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, ये 2a डिस्टेंस है, सो दिस इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2a, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके v की वैल्यू कैलकुलेट करना है। वी कैन सी स्मॉल m ये सारे टर्म्स में से कैंसिल हो जाएगा और v स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पर बचेगा और इधर जी एम अपॉन जी कैपिटल M अपॉन a, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, जी कैपिटल M अपॉन a, ये हमने कॉमन कर लिया। सो यहाँ पे क्या बचेगा 16/8 विच इज़ 2, सो माइनस 2 एंड यहाँ पर बचेगा -1/2, -1/2 एंड देन ये वाले टर्म्स उधर जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे एंड यहाँ पर बचेगा ये उधर जाके प्लस हो गया, सो +8 बचेगा, सो +8 और ये वाला क्या हो जाएगा +1/8, ये हो जाएगा। अब इन सब को अगर आप कैलकुलेट करें, सो ये एलसीएम इसको हम कैलकुलेट करें, फ्रैक्शंस हम ऐड करेंगे तो v स्क्वायर अब हम लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 2gm अपॉन a एंड ये सारे फ्रैक्शंस ऐड होकर आएंगे 45/8, सो 2 4 8 ये हो गया। देन v जब हम लिखेंगे तो इधर क्या बचेगा, ये 9 × 5 है, सो स्क्वायर रूट लेंगे, सो 9 बाहर आके 3 हो जाएगा और यहाँ पर 4 है ये, सो ये बाहर आके 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया है 5 और फिर सॉरी स्क्वायर रूट में ये 5 बच गया एंड देन gm अपॉन a, ये हो जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द बिगर प्लैनेट, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बिगर प्लैनेट फॉर द बॉडी टू रीच ऑन द स्मॉलर प्लैनेट, ये हो जाएगा। एंड ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 rods of identical cross section and lengths are made of 3 different materials of thermal conductivity K1, K2 and K3 respectively. They are joined together at their ends to make a long rod. One end of the rod is maintained at 100 degrees Celsius and the other at 0 degrees Celsius. If the joints of the rod are at 70 degrees Celsius and 20 degrees Celsius in steady state and there is no loss of energy from the surface of the rod, the correct relationship between K1, K2 and K3 is. Okay, so इस तरह से 3 rods हैं, क्रॉस सेक्शन लेंथ सेम है और एंड टू एंड ज्वाइन करके एक कंपोजिट रॉड बन रहा है। तो हमें ये मालूम है कि स्टेडी स्टेट में तीनों रॉड से हीट फ्लो पर यूनिट टाइम या जिसको हम हीट करंट कहते हैं वो सेम होगी। ओके, सो इससे हीट करंट अगर H1 है, H2 एंड H3 इस तरह से है, सो दे ऑल विल बी इक्वल। ओके, सो इसका मतलब कि हीट करंट जो है वो क्या होना है, कांस्टेंट होना है। एंड हीट करंट हम कैसे लिखते हैं, KA डेल्टा T अपॉन L, इट हैज़ टू बी कांस्टेंट। ओके, अब इसमें से क्रॉस सेक्शन सबका लेंथ सबकी सेम है, इसका मतलब K डेल्टा T ये क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक, या फिर हम कह सकते हैं कि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T हियर। सो अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है K1, K2, K3 इसके बीच में एक रिलेशन देखना है, सो K1 इज टू K3 सॉरी इज टू K2 इज टू K3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा 1/30 इज टू यहाँ पर डिफरेंस 50 है, सो 1/50 इज टू यहाँ पर डिफरेंस है 20, 1/20 ये हो जाएगा। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सिंप्लीफाई करें, हम इसमें 300 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 एंड देन ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा। सो इस तरह से ये है रिलेशन। तो अब इसमें अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम देखेंगे तो K1, K2, K3 इस तरह से नहीं बनेगा। ओके, सबसे ज़्यादा जो है वो K3 है एंड देन फिर K1 है, फिर K2 है। तो 2 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के, और उसमें ऑर्डर जो है वो K1, K2, K3 इस तरह से, सो दे आर नॉट ट्रू। अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है K1 is to K3, सो लेट अस सी K1 is to K3 क्या होगा। K1 is to K3 क्या हो जाएगा, 10 is to 15, उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 is to 3। और फिर उसमें K2 is to K3 भी पूछा है, सो K2 is to K3 दिस विल बी 6 is to 15 और उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 is to 5।
ठीक। सो K1:K3 की वैल्यू 2:3 और K2:K3 की वैल्यू 2:5 ये दे रखा है। सो ऑप्शन 1 जो हमारा होगा दैट इज द करेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट x एंड टाइम t इज। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, अब इसको ध्यान से देखें। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू magnetic field as a function of x and t, this is equal to 1.2 into 10 raised to the power minus 7 sine 0.5 into 10 raised to the power 3 x plus 1.5 into 10 raised to the power 11 t k cap टेस्ला, इस तरह से दिया हुआ है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर प्लस साइन है, इसका मतलब जो प्रोपगेशन है वेव का वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। सो यहाँ पर अगर हम देखें सो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में है प्रोपगेशन। मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सो अब हमें मालूम है यहाँ पर कि जो प्रोपगेशन होता है वो E क्रॉस B के अलोंग होता है। सो E क्रॉस B इस तरह से होना चाहिए कि वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में आ जाए। सो यहाँ पे प्रोपगेशन दिया हुआ है अब, और मैग्नेटिक फील्ड हमें मालूम है। सो E वेक्टर जो होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, नेगेटिव y एक्सिस में जब E वेक्टर होगा तो E क्रॉस B पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, दिस इज प्रोपगेशन। ओके, दैट मीन्स कि नेगेटिव y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता चल गई। अगली चीज़ हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड हो गई वो क्या होगा। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज c टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो c इज इक्वल टू 3 into 10 raised to the power 8 एंड दिस एम्पलीट्यूड इज 1.2 into 10 raised to the power minus 7। सो फाइनली यहाँ पर 10 बचेगा। सो दिस इज 12 into 3, 36 volt per meter. This is the amplitude of the magnetic field. Now we can write the equation of the magnetic field wave. Electric field का हमें equation लिखना है, wave equation. Electric field as a function of x and t will be 36 and then the wave function will remain same, sine 0.5 x 0.5 into 10 raised to the power 3 x plus 1.5 into 10 raised to the power 11 t। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव y एक्सिस में है। सो नेगेटिव हम यहीं पे लिख लेते हैं पहले एंड ये हो जाएगा j कैप वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज द वेव इक्वेशन ऑफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑप्शन आप देखिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन मतलब हमें इससे कैलकुलेशन करनी है, ये इस बार ऑलमोस्ट हर दूसरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सो फॉर सितंबर JEE 2020 दिस हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a double convex lens has power capital P and same radii of curvature capital R of both the surfaces. The radius of curvature of a surface of a plano convex lens made of the same material with power 1.5 is. So एक double convex lens हमें दिया हुआ है और इसकी दोनों जो radii of curvature हैं they are equal. Okay, so let us say R1 is equal to R2 is equal to R. और इसकी जो पावर है वो P हमें दे रखा है। सो फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड फॉर्मूला हमारा होता है 1/r माइनस 1/r2। सो इसमें से R2 जो है वो नेगेटिव होगी, R1 पॉजिटिव होगी, तो ये 1/r प्लस 1/r दैट मीन्स 2/r हो जाएगा। अच्छा, 1/, फोकल लेंथ यही होती है पावर। सो P इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड देन 2/r। ये हो गया रिलेशन इसके मतलब पावर का एक्सप्रेशन इस बाई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया। देन दूसरा एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और है और वो प्लेनो कॉन्वेक्स है। ओके, इस तरह से। तो अब इसमें R1 की वैल्यू तो R हो जाएगी। ओके, R1 की वैल्यू लेट अस से ये R डैश हो गई है और R2 जो प्लेन सरफेस है वो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी।
रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इन्फिनिटी। सो इसके लिए जो फोकल लेंथ होगी, लेट अस से एफ डैश है, सेम मटेरियल का बना हुआ है, सो म्यू माइनस 1 एंड देन 1 over r dash and 1 over infinity, this becomes 0. So just 1 over r dash, 1 over r dash. अब ये जो है, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट इस टाइप के लेंस की ये पावर है और दिस इज इक्वल टू 1.5 p. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1.5 p म्यू माइनस 1 अपॉन r dash. अब p की जो वैल्यू है इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, r डैश की वैल्यू हमें निकालना है, सो 1.5 एंड देन p इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 अपॉन r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r डैश, ये हो जाएगा। सो म्यू माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 1.5 इज 3, सो दिस इज 3 अपॉन r इज 1 अपॉन r डैश, रेसिप्रोकल कर लें, सो r डैश इज इक्वल टू r ओवर 3. So this is the radius of such a plano convex lens whose power is 1.5 p. So options अगर हम देखें, so option number 4 is the correct answer. अगला क्वेश्चन है, a circuit to verify Ohm's law uses ammeter and voltmeter in series or parallel connected correctly to the resistor in the circuit. सो इसमें रजिस्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर और एमीटर का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, यही पूछा गया है। सो आई वुड से दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन सितंबर जेईई मेन। ओके, दिस इज़ सच एन ईजी क्वेश्चन कि कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि दिस इज़ टू गुड टू बी ए जेईई मेन क्वेश्चन। खैर, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, द ईजीएस्ट क्वेश्चन। वोल्ट मीटर हम कैसे कनेक्ट करते हैं रजिस्टर के साथ, पैरेलल में, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम आएगी, और एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं बिकॉज सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या है, आइडियल वोल्ट मीटर एंड एमीटर हैं, जो रजिस्टर के थ्रू या उसके अक्रॉस जो रीडिंग्स है उसको चेंज नहीं करेंगे। सो इसमें एमीटर सीरीज़ में एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, a particle moving in xy plane experiences a velocity dependent force F is equal to k vy I cap plus vx j cap, where vx and vy are x and y components of its velocity v vector. If a vector is the acceleration of the particle, then which of the following statements is true for the particle? Okay, so force हमारा जो है वो velocity dependent है, और वो वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमें दिया हुआ है, उसका एक्सप्रेशन k टाइम्स वी वाई आई कैप एंड वी एक्स जे कैप, इस तरह से है। सो फोर्स का x कंपोनेंट वेलोसिटी के y कंपोनेंट पर, और फोर्स का y कंपोनेंट वेलोसिटी के x कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है, इस तरह से है। ओके, और वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर इटसेल्फ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन वेक्टर यहीं से लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय मास, सो k बाई m वी वाई आई कैप प्लस वी एक्स जे कैप, ये हो जाएगा। एंड द वेलोसिटी वेक्टर विल बी सिंपली वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वी एक्स एंड वी वाई आर एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। ओके, अब इसमें ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं। द क्वांटिटी v डॉट a इज कांस्टेंट इन टाइम। सो यहाँ पर हम v डॉट a इसको अगर कैलकुलेट करें, सो v डॉट a i डॉट i ये हो जाएगा 1, v डॉट a आएगा v y v x, और उसी तरह से यहाँ पे j डॉट j 1 हो जाएगा, v x v y ये आएगा। सो 2 टाइम्स v x v y आएगा प्लस k बाई m, ये तो रहेगा बाहर, सो k बाई m इंटू 2 टाइम्स वी एक्स वी वाई आएगा। और सिंस एक्सेलरेटेड मोशन है, सो दिस velocities, these components are not constant, so this quantity is changing with time, it is not constant in time, so option 1 is not correct. Further एक और चीज़ यहाँ से हम है देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स जो हैं इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं है, नॉन जीरो आ रहा है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसी में फोर्थ ऑप्शन क्या है कि फोर्स अराइजेज ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड। ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब किसी पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो वो फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। इनफैक्ट उसका जो फॉर्मूला होता है लॉरेंट्ज फोर्स का, दैट इज क्यू वी क्रॉस बी। सो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिर एफ डॉट वी या ए डॉट वी क्या आना है, जीरो आना है। सो ये ऑप्शन भी सही नहीं है कि यहाँ पे जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है।
ओके, सो दो ऑप्शन हमने देख लिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट इन टाइम। नाउ ये है वेलोसिटी वेक्टर और इसका जो मैग्नीट्यूड है √vx² vy², दैट इज स्पीड। तो वो स्पीड भी टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट इन टाइम। एंड थर्ड ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो पूछ रहे हैं v क्रॉस a इज कांस्टेंट इन टाइम। सो लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज v क्रॉस a। सो v क्रॉस a क्या हो जाएगा, तो ये है हमारा v और ये है a, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या हो जाएगा k/m, ये तो रहेगा ही। सो दिस i क्रॉस i ये तो हो जाएगा 0 एंड देन i क्रॉस j इज k, तो vx स्क्वायर पॉजिटिव k कैप आएगा। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, j क्रॉस i इज -k, सो vy², सो दिस इज -vy² k कैप हो जाएगा, प्लस फिर उसके बाद j क्रॉस j वो 0 हो जाएगा। सो ये आ रही है हमारी वैल्यू k/m vx² -vy² k कैप, ये आ रही है वैल्यू। सो अब इसको देखना है कि ये टाइम के साथ कांस्टेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे। यहाँ पर हमारा जो x कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो है vy। सो एक्सेलरेशन हम कैसे लिखेंगे, dvx/dt, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है k/m × vy, ऐसा दिया हुआ है। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, y कंपोनेंट कैसे लिखा जाएगा, dvy/dt इज इक्वल टू k/m एंड दैट y कंपोनेंट इज vx, k/m × vx, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें सो dt k/m ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, dvx/dvy इज इक्वल टू vy/vx, ये हो जाएगा। एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो हमारे पास बचेगा vx dvx इज इक्वल टू vy dvy, ये आएगा। ये रिलेशन बन रहा है। अब vx और vy में एक्सप्लिसिट रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो ये आ जाएगा vx² एंड प्लस सम कांस्टेंट, उसको एक ही साथ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारा vy² प्लस सम कांस्टेंट। ओके, अब इसको हम इस तरफ ले आएँ, सो vx² -vy² जो होगा वो सब एक ही तरफ ले लेते हैं। दैट मीन्स दिस vx² -vy² इज अ कांस्टेंट। ओके, और वैसे भी हमें क्या दिया हुआ है कि द पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन, सो द क्वांटिटी so the quantity perpendicular to the plane will be constant. Okay, so हमें ये पता चल गया कि vx² -vy² is constant. So this quantity is constant in time. Option number 3 is the correct answer. Next question हमारा है, consider the force capital F on a charge small q due to a uniformly charged spherical shell of radius capital R carrying charge capital Q distributed uniformly over it. Then which of the following statements is true for capital F if small q is placed at distance small r from the center of the shell? तो एक इस तरह से शेल दी हुई है और इसकी रेडियस कैपिटल R है और इस पर एक कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और स्मॉल q चार्ज पर फोर्स क्या लगेगा। अगर स्मॉल q चार्ज इस शेल के अंदर है किसी स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो शेल के अंदर फील्ड 0 है, फोर्स भी 0 लगेगा, सिंपल। So for r less than capital R, the force on small q will be 0. और अगर हमारा small q उससे बाहर है, शेल से बाहर है, तो फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट के लिए शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, उसका सारा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड लिया जा सकता है। देन ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, सो फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R, द फोर्स, इस पे जो फोर्स होगा वो हम लिख सकते हैं, क्या होगा, 1/4 पाई epsilon naught capital Q small q upon the distance between the center and the point charge, okay, small r square, ये हो जाएगा। सो अंदर 0 और बाहर जो होगी वैल्यू वो इस तरह से होगी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि r लेस देन कैपिटल R पे फोर्स नॉन जीरो है, विच इज़ नॉट ट्रू। और ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि फॉर ऑल r
जो फोर्स की वैल्यू है वो इतनी है। नो, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऑप्शन नंबर 4 में स्मॉल आर, कैपिटल आर से कम डिस्टेंस पे फोर्स नॉन जीरो है, वो भी नहीं ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर 1, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की जब होगा तो फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन द masses ऑफ वेरियस एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो है, ड्यूट्रॉन है, और वो सारे सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करें वो लिखा हुआ है। देन पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज अलाउड बाय मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो इसमें 4 हमें रिएक्शंस दी हुई हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साथ या न्यूक्लियॉन्स के साथ, तो उसमें से कौन सी पॉसिबल है कंसीडरिंग मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन। सो यहाँ पर बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच में हम इसको देखेंगे, बिकॉज ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो कुछ कंडीशंस में पॉसिबल होती हैं और कुछ कंडीशंस में पॉसिबल नहीं भी होती हैं। सो वो हायर एनर्जी या क्वांटम फिज़िक्स वगैरह में हम नहीं जाके देखेंगे, हम सिंपली जो हमारा सिलेबस है उसमें जितना मैकेनिक्स डील की जाती है उसके बेसिस पर हम देखेंगे, तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंसिडरेशन वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 हम ले लेते हैं, पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, अनाइलेशन है यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है कि इससे एक गामा पार्टिकल बन रहा है। अब यहाँ पर एनर्जी अगर हम देखें सो एनर्जी से हो सकता है, पॉसिबल है, बट मोमेंटम कंजर्वेशन अगर हम देखें तो हम सिंपली देखेंगे ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। सो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ रहा है और दूसरी तरफ से पॉजिट्रॉन आ रहा है, इन दोनों के मासेस इक्वल होते हैं। सो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। सो फाइनली भी मोमेंटम क्या होना है, जीरो होना है। अगर एक फोटोन होगा तो वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा एंड मोमेंटम विल बी नॉन जीरो। सो देयर मस्ट बी 2 photons मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस सो दैट द मोमेंटम फाइनली इज जीरो। सो दिस रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, देयर हैज टू बी 2 photons। एंड दूसरा हमें दिया हुआ है न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो उससे एक ड्यूटेरियम एटम बन रहा है। सो ड्यूटेरियम एटम में ड्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इस तरह से। सो अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम एनर्जी कंसीडरेशन देखें, सो एनर्जी कंसीडरेशन के हिसाब से बाद में जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मास रिएक्टेंट्स के मास से कम होना चाहिए। ओके, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, तभी इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इससे कम होती है एंड ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। सो उसके लिए क्या है, मास डिफेक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, रिएक्टेंट माइनस जो प्रोडक्ट होगा वो मास डिफेक्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे ये 2 प्रोटॉन्स का अगर हम देखें, सो प्रोटॉन्स का जो मास है दैट इज़ 1.0087 है। सो उसका 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2.0174। उसमें से ड्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का मास ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ड्यूट्रॉन का मास है 2.0141 प्लस इलेक्ट्रॉन का मास है 0.000548 ये। सो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो वैल्यू आती है 0.0026। अब ये पॉजिटिव है, सो उसके हिसाब से एनर्जी कंसीडरेशन के हिसाब से ये रिएक्शन पॉसिबल है। बट मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे अगर हम, सो यहाँ पर भी क्या है, 2 न्यूट्रॉन्स कंबाइन हो रहे हैं। सो इस तरह से 2 न्यूट्रॉन्स अगर कंबाइन होंगे सो मोमेंटम क्या होना है, 0 होना है सिस्टम का। एंड फाइनली ड्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूक्लियस है, उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है इट विल हैव सम मोमेंटम, तो उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए देयर शुड बी सम एडिशनल पार्टिकल। सो इस तरह से जो रिएक्शन दी हुई है दिस इज नॉट पॉसिबल कंसीडरिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अगला जो रिएक्शन हमें दिया हुआ है वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे जो मासेस दिए हुए उससे देखें, सो आइसोलेटेड कंडीशन में ये रिएक्शन कभी नहीं पॉसिबल होती है, बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से हैवी पार्टिकल होता है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का जो मास होगा वो रिएक्टेंट से ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये स्टेबल नहीं होंगे, इट इज़ नेवर पॉसिबल। ओके, सो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है। देन हमें फर्स्ट रिएक्शन जो दी हुई है दैट इज़ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इससे क्या बन रहा है, ड्यूट्रॉन प्लस गामा पार्टिकल बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर
अगर हम मास देखें, मास डिफेक्ट देखें, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का जो मास होगा वो न्यूट्रॉन के मास से ज़्यादा है। सो एनर्जी कंसीडरेशन के हिसाब से ये रिएक्शन पॉसिबल है। प्लस मोमेंटम कंसीडरेशन की बात करें, सो एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर दोनों का मास इक्वल नहीं है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से स्लाइटली हैवियर है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो ज़ीरो नहीं है। इनिशियली मोमेंटम नॉन ज़ीरो है, सो फाइनली भी मोमेंटम नॉन ज़ीरो होगा। यही जो गामा पार्टिकल होगा उसका मोमेंटम जितना मोमेंटम इनिशियली था उसके बराबर होगा। ओके, सो मोमेंटम भी कंजर्व है एंड एनर्जी कंसिडरेशन के हिसाब से द प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। सो दिस इज द पॉसिबल रिएक्शन अमंग द गिवन 4 रिएक्शंस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक point dipoles have dipole moments pi cap and minus pi cap and are held on the x-axis at distance small a from each other. When released, they move along the x-axis with the direction of their dipole moments remaining unchanged. If the mass of each dipole is small m, their speed when they are infinitely far apart is. So दो dipoles दिए हुए small, very small point like dipoles हैं। एक डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और दूसरा डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, और ये दोनों एक्स एक्सिस पर ही हैं, मतलब ऑल द टाइम दे आर ऑन एक्स एक्सिस, डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है उनकी। ओके, इस तरह से है इनिशियली, और हम इनको रिलीज़ कर रहे हैं इस पोजीशन से, सो दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देन जब वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो उनकी स्पीड क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। यस, देयर स्पीड्स। ओके, सो अब हम यहाँ पे एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। ये वाला जो डाइपोल है वो इसकी फील्ड में रखा है, या ये वाला डाइपोल जो है वो इसकी फील्ड में रखा हुआ है, इस तरह से हम देख सकते हैं। सो इसकी फील्ड है और ये डाइपोल है। अगर इस डाइपोल की एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज -P.E। ठीक, सो डाइपोल एंड फील्ड जो क्रिएट कर रहा उस पूरे सिस्टम की ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो किसी एक डाइपोल को लें और दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लें। सो इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की, दैट विल बी -P.E। अब यहाँ पर अगर इसकी वजह से ले रहे हैं तो इसकी वजह से जो फील्ड होती है एक्सिस पर वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है, तो फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट है, या इसकी वजह से देखेंगे तो फील्ड इधर होगी। सो जैसे भी लें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल 180 डिग्री बन रहा, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव है। एंड पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव का मतलब कि फोर्सेज आर रिपल्सिव फोर्सेज, ओके, सो दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो इनफाइनाइट सेपरेशन पे जब पहुंच जाएंगे तो यही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों का मास सेम है, सो बोथ विल हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। So final kinetic energy 2 times half mv² will be equal to initial potential energy P into E. So P तो हो गया डाइपोल मोमेंट, वो हमें दिया हुआ है, एंड देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी A डिस्टेंस पर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन A³ ये हो जाएगा। सो हमें स्पीड कैलकुलेट करना, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे बचेगा, इससे कैंसिल होकर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट p² अपॉन दिस m एंड देन A³ ये हो जाएगा। सो इसके स्क्वायर रूट लें तो क्या मिलेगा हमें, p², ये बाहर आके p हो गया, यहाँ से स्क्वायर बाहर आके a हो जाएगा, एंड देन स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट m into A. This is the speed of each dipole at infinite separation. So options अगर हम देखें, so option number 3 is the correct answer. Next question हमारा है, in the figure shown the current in the 10 volt battery is close to. तो ये है सर्किट और दो सोर्सेज हैं 20 एंड 10, इससे कितनी करंट निकल रही है या पास हो रही है उसके थ्रू, वो हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो इसको हम यहाँ पर बैटरी का कॉम्बिनेशन जो है उस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हमें लूप्स दिखाई दे रहे हैं तो हम KVL भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए क्या है, हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर करंट ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा, तो इससे हमें करंट कैलकुलेट करनी कितनी पास हो रही है। सो लेट अस से यहाँ से I करंट पास हो रही है,
तो ये करंट I यहाँ पर इसको डिवाइड होना है। सो लेट अस से यहाँ से I डैश पास हुई, देन इधर से जो करंट होगी वो I माइनस I डैश हो जाएगी। सो यही करंट आगे जा रही है यहाँ से ऐसे, और ये करंट इधर से आके फिर ये इसमें I हो जाएगी। ओके अब यहाँ पर हम दो लूप ले लेते हैं, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। दिस इज़ लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। इसमें हम क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज पोटेंशियल्स कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट इन दिस लूप फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इन दिस लूप फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके सो यहाँ से स्टार्ट करें अगर हम, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम जा रहे हैं, दैट मीन्स लॉस ऑफ पोटेंशियल -10, एंड देन फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। सो गेन इन पोटेंशियल 4I हो जाएगा प्लस 4I, एंड अगेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो प्लस 10I डैश, एंड वहीं पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया था, इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2I कैप प्लस 5I डैश इज इक्वल टू 5, ये हो गया। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके एंड देन जो सेकेंड लूप है उसमें इस पॉइंट से स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में हम हैं, तो ये हो जाएगा -10I डैश, एंड देन फिर यहाँ पर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इनफैक्ट ये और ये दोनों जो हैं ये सीरीज़ में हैं, तो दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, दोनों से सेम करंट पास हो रही है, I माइनस I डैश, तो 2 + 5 7 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी करंट के ऑपोजिट, यहाँ पर भी करंट के ऑपोजिट, सो प्लस 7 टाइम्स I माइनस I डैश, ये हो जाएगा। एंड यहाँ पे जब मूव करेंगे, सो लोअर से हाई है, दैट मीन्स गेन है, सो प्लस 20 इज इक्वल टू, वहीं पे पहुँच गए, सो दिस इज़ 0। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, सो ये हो जाएगा 7I और -7I डैश, दिस इज़ -10I डैश, सो इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 17I डैश, एंड दिस -7I इज इक्वल टू, ये हमारे पास बचेगा 20। ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके अब इन दोनों इक्वेशन से हम I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो I डैश को एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर 5I डैश है, यहाँ पे 17 है, तो इसमें हम 17 से और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें। ओके सो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 85I डैश माइनस 35I इज इक्वल टू 100, एंड दिस वुड बिकम 34I एंड प्लस 85I डैश इज इक्वल टू 85, ये हो जाएगा। I डैश हमें एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस माइनस माइनस, सो 85I डैश ये कैंसिल हो गया, -35 -34 विल बी -69I, ये हुआ, और 100 - 85 इज 15, सो I की वैल्यू जो आ रही है ये है -15/69। ठीक, एंड 15/69 इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो ये आएगा 0.21। सो I की वैल्यू आ रही है -0.21 एम्पियर। अब माइनस का मतलब कि हमने जिस डायरेक्शन में करंट लिया है, करंट डिस्ट्रीब्यूट किया है, ड्रॉ किया है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो करंट इस तरह से है 0.21 एम्पियर। सो पॉजिटिव से इस बैटरी के अक्रॉस कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट है। सो ऑप्शन अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 0.21 एम्पियर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ थिन रॉड AB ऑफ लेंथ कैपिटल L वेरीज फ्रॉम A टू B एज, सो यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी जो है वो x के साथ वेरी कर रही है, उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। If capital M is the mass of the rod, then its moment of inertia about an axis passing through capital A and perpendicular to the rod is. So ये है रॉड का एंड A, और यहाँ से एक्सिस पास हो रही है जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, और इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो इस तरह से डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है। ओके सो उसके लिए हमें कैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम पहले एक एलिमेंट ले लेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, एंड देन उसको इंटीग्रेट करके रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेंगे। सो लेट अस से यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट हम चूज़ कर रहे हैं, इस एलिमेंट की लेंथ है dx, तो उस एलिमेंट का मास कितना होगा, मास ऑफ द एलिमेंट dm क्या हो जाएगा, लैम्डा इनटू dx, ये हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज लैम्डा नॉट 1 + x/L, ये हो जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इसका मास जो है वो कैपिटल M है, ठीक,
और इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन में मास आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, हम पहले इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सिंपली। सो मास ऑफ द रॉड क्या हो जाएगा, कैपिटल M, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन dm, और इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 0 से L तक 1 प्लस x ओवर L dx ये हो जाएगा। ओके, सो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, लैम्डा नॉट और 1 इंटू डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से L के बीच में L आएगा। सो दिस इज L प्लस 1 ओवर L, ये हमने बाहर ले लिया, एंड देन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से L के बीच में L स्क्वायर अपॉन 2। सो L स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे एक L है, सो ये आएगा फाइनली L अपॉन 2। ओके, सो मास जो आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा नॉट 3L बाई 2। सो टोटल मास ऑफ द रॉड इज 3 लैम्डा नॉट L बाई 2, ये हो गई वैल्यू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, तो इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, ये पॉइंट मास की तरह से है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट ये हो जाएगा dm इनटू उसकी एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, dm की वैल्यू क्या लिखी हुई है, इस तरह से है। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस। सो dm की जगह हम क्या रखेंगे, लैम्डा नॉट 1 प्लस x ओवर L इंटू एक्स स्क्वायर, और dm में dx भी है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये है इंटीग्रेशन, इसको कैलकुलेट करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। सो ये लैम्डा नॉट हमने बाहर ले लिया, एंड देन 1 इंटू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन 0 से L के बीच में आएगा L क्यूब बाई 3। सो ये हो जाएगा L क्यूब बाई 3 प्लस फिर उसके बाद है ये x क्यूब अपॉन L है। सो x क्यूब का इंटीग्रेशन 0 से L के बीच में आएगा L टू द पावर 4 अपॉन 4, और नीचे एक L है, सो ऊपर L क्यूब हो जाएगा और नीचे L और नीचे 4 रहेगा। सो L क्यूब अपॉन 4 ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से L क्यूब हम कॉमन कर लें, सो ये हो गया लैम्डा नॉट L क्यूब, एंड देन 1/3 प्लस 1/4 इज 7 अपॉन 12 ये हो जाएगा। ओके, अब इसको हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन जो है उसमें m दिया हुआ है, कैपिटल M, तो यहाँ पर हमें कैपिटल M भी इंट्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा नॉट L उसकी वैल्यू हो जाएगी 2m अपॉन 3। सो यहाँ से लैम्डा नॉट L अलग कर लें हम। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू लैम्डा नॉट L हमने अलग कर लिया, और बाकी बची हुई चीज़ एक साथ लिख लेते हैं, दैट इज़ L स्क्वायर इंटू 7 अपॉन 12। देन लैम्डा नॉट L की जगह हम लिख सकते हैं 2m बाई 3, एंड देन 7 अपॉन 12 L स्क्वायर ये हो जाएगा। सो 2 6 are 12 एंड 3 इंटू 6 इज 18, सो 7 अपॉन 18 m L स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन रॉड। सो ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a student measuring the diameter of a pencil of circular cross section with the help of a vernier scale records the following 4 readings। सो ये हैं 4 रीडिंग्स जो वो वर्नियर स्केल से वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहा है। द एवरेज ऑफ दीज 4 रीडिंग्स इज 5 पॉइंट। सो दिस इज द एवरेज ऑफ द 4 रीडिंग्स, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा इज, सो उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। द एवरेज डायमीटर ऑफ द पेंसिल शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डेड एज। सो ये है हमारी रीडिंग्स, और उसका जो एवरेज आ रहा है वो इतना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स एरर इतनी है। अब इसको अगर हम देखें तो हम डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस तक मेजर कर पा रहे हैं। हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही प्लेस तक इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है, उससे आगे की वैल्यूज़ क्या है वो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी से बाहर है। तो अगर हम इस तरह से एवरेज रिपोर्ट करेंगे, दैट मीन्स कि हम डेसिमल के बाद 4th प्लेस तक मेजर कर रहे हैं, तो वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। सो हमारा अगर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक मेजर कर रहा है, तो फाइनल रीडिंग में डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस होने चाहिए। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, इसको राउंड ऑफ करके 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिखेंगे। इसी तरह से एरर जो होगी, एरर भी 2 ही प्लेस तक हमें लिखना है। ओके, ज़्यादा प्लेसेस तक लिखेंगे इसका मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट वहाँ तक मेजर कर सकता है, वो प्रिसीजन उतना नहीं है उसका।
सो एरर भी कितनी लिखी जाएगी, यहीं तक लिखी जाएगी, उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 ही रह जाएगा, सो 0.07. सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल, ये हो जाएगा. सो ऑप्शंस अगर आप देखिए, सो ऑप्शन, अच्छा अब इसमें ऑप्शन में बाकी 3 ऑप्शंस जो हैं उसमें डेसिमल के बाद किसी में 3 है, किसी में 4 है, और यही एक ऑप्शन है. तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ऑलरेडी दे रखा है, सिर्फ इसको ये बताना था कि डेसिमल के बाद जो प्रिसीजन है वो क्या होना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a particle of mass small m is attached to a vertical spring of a spring constant k and released, its motion is described by, तो vertical जो उसका displacement हो रहा है, so उस displacement का जो equation है that is given as y naught sin square omega t, इस तरह से उसका oscillation का equation दिया हुआ है, where y is measured from the lower end of the unstressed spring, then omega is. So यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरह से स्प्रिंग के लेंथ में चेंज कितना आ रहा, वही डिस्प्लेसमेंट है, उसकी अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग के एंड से हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं. सो y की जो वैल्यूज़ होंगी दे आर ऑल्सो इक्वल टू द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग. ओके, अब इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे. साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, वी नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है. सो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, इस तरह से हो जाएगा. तो इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा वाई नॉट एंड देन दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस तरह से. अब इसको हम थोड़ा अलग अलग कर लें, वाई नॉट अपॉन 2 माइनस वाई नॉट अपॉन 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑसिलेशन की कंडीशन में. अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो y नॉट बाई 2 है, और यही क्या है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी है. ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो ज़ीरो हो जाता है. y कॉस में या साइन में जिसमें भी हम लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम दिस relation, this function is 0. Okay, so at equilibrium जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होना है, y नॉट बाई 2, और यही स्प्रिंग में एक्सटेंशन भी है. तो स्प्रिंग अगर हम देखें इस तरह से, तो इस पे जो फोर्सेज लगेंगे वो एक तो हो जाएगा वेट उसका नीचे की तरफ, दूसरा हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स ky. तो इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन होगी उस टाइम पर ये दोनों फोर्सेस क्या होने, इक्वल होने हैं. सो एट इक्विलिब्रियम के वाई विल बी इक्वल टू एम जी, ये हो जाएगा, एंड के अपॉन एम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जी अपॉन वाई हो जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई नॉट अपॉन 2 है. सो दिस विल वाई नॉट अपॉन 2, इस तरह से लिख लेंगे. फर्दर जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट के बाई एम, ये होता है. ओके, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारे केस में जो है दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा. सो अंडर रूट के बाई एम की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2 ओमेगा. और यहाँ से देखें तो अंडर रूट के बाई एम क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g बाई वाई नॉट आ जाएगा. सो अंडर रूट 2g बाई वाई नॉट इज इक्वल टू 2 ओमेगा. एंड हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में ओमेगा, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपली ओमेगा की वैल्यू. सो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा एंड स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर से एक कैंसिल हो जाएगा, सो नीचे 2 बचेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन 2 वाई नॉट. ये हुआ हमारा फाइनल आंसर. सो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे, सो ऑप्शन नंबर जी अपॉन 2 वाई नॉट, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, सो ये था 6 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था जेईई मेन का, उसका फिजिक्स का सेक्शन. एंड अब इसमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.